आज हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ये जो करे थे उनका नाम था ग्रिफिथ। क्या नाम था? ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल था। एनिमल क्या, आप बोल लो बैक्टीरिया जो था जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था वो था निमोनिया कॉजिंग। मैं लिख दे रहा हूं। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया था एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया, उसका नाम था, या तो तुम उसको डिप्लोकोकस बोल लो या उसको न्यूमोकोकस बोल लो या उसको न्यूमोकोकस बोल लो या स्ट्रेप्टोकोकस बोल लो। स्ट्रेप्टोकोकस बोल लो। और एक जो उसका बैक्टीरियल नेम था वो था निमोनी। तो नॉर्मली यही हो गया, डिप्लोकोकस, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनी, जो बोल लो तीनों में से। डिप्लोकोकस निमोनी बोल लो, न्यूमोकोकस निमोनी बोल लो या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोल लो, निमोनिया कॉज करता है। इस बैक्टीरिया का दो स्ट्रेन होता है। दिस बैक्टीरिया हैज टू स्ट्रेन्स। ठीक है, दो स्ट्रेन इस बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया का दो स्ट्रेन है। एक को बोलते हैं रफ और एक होता है स्मूथ। एक चीज तुम मेरे को बताना जरा, और देखो, बात करते रहना, ऐसा नहीं कि तुम चुप रहना है, बात करते रहना है। जैसे मान लो तुम अगर कोई चीज पकड़ना चाहो तो किसको पकड़ना आसान है? जो थोड़ा चिकना होगा उसको पकड़ना आसान है या थोड़ा रुखड़ा होता है उसको पकड़ना आसान है? रफ रफ। वाले। रफ को। तो अगर हम सिंपली सोचे कि एक बैक्टीरिया का दो स्ट्रेन है, एक रफ है एक स्मूथ है, मेरे डब्लू को अगर उसको पकड़ना हो, डब्ल्यूबीसी को, तो किस वाले स्ट्रेन को ज्यादा आराम से पकड़ेगा, रफ वाले को या स्मूथ वाले को? सोचो, डब्ल्यूबीसी को भी पकड़ना है, वो भी पकड़ के इनगल्फ करता है, तो कौन सा वाला आराम से पकड़ाएगा, रफ वाला या स्मूथ स्मूथ वाला? वाला। स्मूथ वाला आराम रफ से वाला। पकड़ाएगा। रफ वाला आराम से पकड़ाएगा। स्मूथ तो पकड़ाएगा ही नहीं। स्मूथ तो पकड़ाएगा ही नहीं। और जाहिर सा बात है, डब्ल्यूबीसी अगर पकड़ लेगा किसी बैक्टीरिया को तो उसके बाद फिर खेलेगा तो है नहीं कि चलो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, पकड़ लिए चोर बन गए, अब तुम, हम भाग रहे तुम पकड़ो, ये तो होगा नहीं। वो क्या करेगा, पकड़ा निकल जाएगा, सीधा इनगल्फ कर जाएगा। तो रफ वाले का जो स्ट्रेन था उसका नाम था R2। क्या नाम था? R2। और स्मूथ वाले का नाम था S3। अब तुम खुद सोचो, जो बैक्टीरिया पकड़ा जाएगा वो तो मर गया, तो क्या वो बीमारी कॉज कर पाएगा? कैन इट कॉज डिजीज? बताओ। नो सर। नहीं करेगा। और तो लिख लेते हैं इसके। अच्छा, रफ या स्मूथ होने का एक कारण होता है। अगर बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है ना तो वो बड़ा रफ स्मूथ हो जाता है, और अगर कैप्सूल नहीं है तो रफ रहता है। तो अच्छा, कैप्सूल उसको रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, पकड़ा भी गया तो थोड़ा हद तक बच पाएंगे, गर्मी ठंडा झेल पाएंगे। ठीक है। एक सेकंड ना, अंजलि का माइक कनेक्टेड है। सुप्रिया, अंजलि को कॉल करके बताओ जरा माइक कनेक्ट कैसे करना है। माइक कनेक्ट ही नहीं करिए तो आवाज कैसे आएगा? ठीक है, ये जो रफ वाला है हमारा, इसके पास कैप्सूल नहीं होता। डू नॉट हैज कैप्सूल। और इसमें कैप्सूल होता है, हैज कैप्सूल। अब सीधा सीधा सोचो बच्चा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। रफ वाले के पास कैप्सूल नहीं होता है, स्मूथ वाले के पास कैप्सूल होता है। अब सोचो सिंपल, इसके पास कैप्सूल नहीं है, ये बीमारी नहीं कर पाएगा, ये पकड़ाएगा और मर जाएगा, तो दिस इज नॉन टॉक्सिक। या फिर आप बोल लो नॉन वायरुलेंट। क्या बोलोगे? नॉन वायरुलेंट। और अगर इसका बात करें, ये वाला स्मूथ वाला, ये टॉक्सिक होता है। इट, या फिर आप इसको बोल लो वायरुलेंट। टॉक्सिक या वायरुलेंट का मतलब भाई वो बीमारी कॉज कर सकता है। तो अगर स्मूथ वाला बैक्टीरिया अंदर गया तो बीमारी कॉज कर देगा,
और मार देगा। अगर रफ वाला अंदर गया तो कुछ नहीं करेगा, नॉर्मली ठीक हो जाएगा अपने आप समय के साथ, क्योंकि ये बैक्टीरिया इज नॉट दैट, आप बोल लो उसको वायरुलेंट। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक हेल्दी माइस को R2 इंजेक्ट करा। बताना, रफ वाला क्या बीमारी कॉज करता था? हाँ ना, बोलना है ऑडियो। रफ वाला बीमारी कॉज करता है क्या? नहीं। नहीं करता। तो रफ वाला अगर बीमारी कॉज नहीं करता तो क्या माइस के अंदर निमोनिया होगा? बोलो, अगर ये बीमारी कॉज कर ही नहीं पा रहा तो माइस में निमोनिया होगा? नहीं होगा। नहीं। तो क्या माइस मरेगा? नहीं मरेगा भाई, बीमारी नहीं हो रहा, काहे को मर जाएगा? हार्ट अटैक थोड़ा ही आया है, नहीं मरेगा। अच्छा, अगर हम माइस के अंदर ये डाल दिए, ये वायरुलेंट है, याद है, ये बीमारी कॉज करता है, तो क्या माइस बचेगा या मरेगा? बताओ। मर जाएगा। मर जाएगा, उसके अंदर निमोनिया होगा, मर जाएगा। अच्छा, अब एक काम करें, माइस के अंदर हीट किल्ड एस्ट्रे डाल दिए। यानी हमने क्या करा, उस जो हमारा बैक्टीरिया है उसको हीट किल कर दिया। ठीक है, हीट किल, गर्म करके मार दिया। अब क्या मरेगा माइस, ये बताओ मुझे। अगर मैंने माइस को हीट किल कर दिया है तो क्या माइस मरेगा? माइस बोल रहा हूं, बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया है तो क्या माइस मरेगा? बोलो। माइस सरवाइव कर जाएगा। जाहिर सा बात है ना, माइस क्यों मरेगा? अगर हमने बैक्टीरिया को मार दिया तो माइस क्यों मरेगा भाई? नहीं मरेगा। ठीक है, पहले हमने माइस के अंदर R2 डाला था, माइस सरवाइव कर गया क्योंकि R2 बीमारी कर ही नहीं पा रहा था। S3 डाला, क्योंकि वो बीमारी कॉज करता है, माइस मर गया। उसके बाद हमने हीट किल्ड S3 डाला, यानी बैक्टीरिया को पहले ही मार दिया है। जाहिर सी बात है, माइस, अगर बैक्टीरिया ही मरा हुआ तो माइस क्यों मरेगा? बीमारी कॉज नहीं होगा, माइस नहीं मरेगा। यहां तक सब ठीक था। चमत्कार अगले वाले केस में हुआ। ये रखा हमने माइस, माइस में डाला लाइव R2, जिंदा R2 डाला, बैक्टीरिया मरेगा, माइस मरेगा? बताओ, बोलो। तुम लोग बात नहीं कर रहे हो यार, ऐसे में समझ ही नहीं आएगा। माइस मरेगा क्या? सर लाइव R2 एक बैक्टीरिया है। अभी हमने क्या बात करा था? R2 और S3 क्या है? बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। लाइव यानी जिंदा, जिंदा R2 डाला है, माइस मरेगा? मे भी नहीं मरेगा। मे भी नहीं मरेगा क्या? नहीं ही मरेगा ना, लाइव R2। अभी तुमने जिंदा R2 डाला है, माइस मरा था क्या? नहीं सर, एक बार पिछली बार स्लाइड कीजिए तो। एक सेकेंड, बोलने के बाद म्यूट करना, फिर तुरंत अनम्यूट करना अगर कुछ बोलना हो तो। देखो, बैक्टीरिया का दो स्ट्रेन, R2 और S3। R2 में कैप्सूल नहीं होता है इसलिए वो नॉन वायरुलेंट है, नॉन टॉक्सिक है। S3 में कैप्सूल होता है इसलिए वो वायरुलेंट है। R2 जाएगा तो बीमारी कॉज नहीं होगा, S3 जाएगा तो बीमारी कॉज हो जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? R2 रफ है, माइस का आरबीसी WBC उसको पकड़ के मार देगा। S3 स्मूथ है, WBC पकड़ ही नहीं पाएगा, वो बच जाएगा। ठीक है, दो तरह का, रफ और स्मूथ। माइस में हमने रफ R2 डाला, माइस सरवाइव कर गया। माइस में हमने सर S3 डाला। हाँ जी बेटा। सर तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिफरेंट है। चीज ऑलमोस्ट वही है जो तुम समझ रही हो कि कैप्सूल नॉन कैप्सूल वाला, स्मूथ रफ वाला चीज है, बट वहां पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं है। वो कलरिंग के बेसिस पे होता है, कलर रिटेन कर पाया कि नहीं कर पाया, यहाँ पे वो बेसिस नहीं है। यहाँ है, हमने पढ़ा था एक्सेल में कि ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है कई बार कैप्सूल के ऊपर, तो उससे बहुत स्मूथ हो जाता है, और वो थोड़ा वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है। ये वो कुछ वैसा बात हो रहा है। ठीक है, ओके सर। हाँ। यस सर। खैर, तो हमने माइस के साथ एस्ट्रे डाला, माइस डाइड। माइस के साथ हीट किल्ड एस्ट्रे डाला, हीट किल्ड तो एस्ट्रे ही मर गया, तो माइस काहे का मरेगा? माइस सर्वाइव्ड। इस बार हमने क्या करा, माइस के साथ लाइव R2 प्लस हीट किल्ड S3 डाला। इस बार हमने देखा कि माइस डाइड। ये थोड़ा चमत्कार था। क्यों? सोचने वाला बात है ना। हम लाइव R2 अकेले नहीं मार पा रहा था, माइस को देख लिया हमने। हीट किल्ड S3 भी नहीं मार पा रहा था, हमने देख लिया।
तो दोनों साथ में मिलकर कैसे मार दिया? और सबसे मजेदार बात है कि बाद में जब ग्रिफिथ इसका पोस्टमार्टम करे तो ही फाउंड लाइव S3। अब लीजिए, उनको टेंशन ही हो गया, ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं? आपने माइस में लाइव आटू डाला, सब ठीक था। माइस में अपने हीट किल S3 डाला, तब सब ठीक था। और दोनों को साथ में डाल दिया माइस में, तो माइस मर गया और साथ में उसमें लाइव S3 मिल गया। ये क्यों हुआ? देखो, असल में जब आप हीट किल करते हो तो आप जानते हो कि कोई भी चीज, अच्छा अगर आप सभी ने पीसीआर पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया पीसीआर। पीसीआर में पहला स्टेप था डीनेचुरेशन। क्या होता था, कोई बताएगा? डीनेचुरेशन में क्या होता था, बताओ? आप डीएनए को हीट कर रहे होते थे, हीट कर रहे होते थे, और उस हीट के इन्फ्लुएंस में डीएनए जो था वो ऑलमोस्ट अपना सेपरेट हो जाता है, स्ट्रैंड। इसको डीनेचुरेशन बोल रहे थे। तो बेटा ये तो मॉलिक्यूल है, गर्म किए तो अलग हो गया, वापस ठंडा करोगे वापस बॉन्ड बन जाएगा। लीजिए, ये तो वापस जुड़ गया। तो हीट किल S3, जब आपने S3 को हीट किल करा, जब आपने S3 को गर्म करके मारने का कोशिश करा, तो S3 को जब आपने हीट करा तो उसका मॉलिक्यूल अलग अलग हो गया। बॉडी तो गया, बॉडी तो डैमेज ही हो गया, तो वो तो गया, लेकिन उसका डीएनए जब ठंडा हुआ तो वापस से कंबाइन कर गया। और इसका डीएनए को ये किसी ना किसी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया होगा R2, क्योंकि उसका पास बॉडी जिंदा है। अगर मेरे बगल में एक भूत है, ये कुछ नहीं कर सकता जब तक बाहर है। जिस वक्त ये बॉडी के अंदर चला जाएगा मेरे को कंट्रोल कर सकता है। भूत बना कैसे? एक बॉडी के अंदर था पहले, वो इंसान के फॉर्म में जिंदा था, तो वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। हमने उसको जला के मार दिया, हीट किल्ड। तो बॉडी तो गया, लेकिन आत्मा तो बचा हुआ है, डीएनए तो बच गया। अब वो डीएनए किसी तरीके से मेरे अंदर आ गया तो मेरे को तो ट्रांसफॉर्म कर देगा। करेगा नहीं करेगा, बताओ? यस सर। बस वही चीज है, हीट किल्ड S3 में उसका डीएनए तो बचा हुआ था, और वो डीएनए को R2 एब्जॉर्ब कर लिया, और जब R2 के अंदर चला गया वो डीएनए, तो उसके बाद यही R2S3 में कन्वर्ट हो गया, और जो कि बाद में मिला। कोई दिक्कत? बताइए। यहाँ पे एक दो चीज जो याद रखने का है वो ये है कि लाइव R2 ने S3 को मीडियम से एब्जॉर्ब करा है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी, है ना? लाइव R2 somehow absorbed the DNA from the medium. This is called competency। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पिटेंसी। एक चीज। दूसरा चीज, या कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके नोट्स में कॉम्पिटेंस लिखे हैं, तो हम कॉम्पिटेंसी बताते हैं। दूसरा चीज, इस एक्सपेरिमेंट से एक और बात साबित हुआ, और वो ये कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कितना स्टेबल है। देखो, बॉडी मर गया जल के, लेकिन उसका डीएनए बचा हुआ, जबकि आरएनए हमने देखा था, उसके पहले प्रोटीन पे भी डाउट था। वो सब तो एक्सपेरिमेंटली तो हमने प्रूव करा टेस्ट में, अब हम लिविंग में प्रूव करेंगे कि प्रोटीन भी नहीं है, आरएनए भी नहीं है, सिर्फ डीएनए है। स्टेबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर था, ये तुमको दिख गया होगा अभी, कि आपने उसको जला के मार दिया फिर भी उसका डीएनए स्टेबल है, एंड दैट टू इज गेटिंग एब्जॉर्ब फ्रॉम बाय एन अनदर सेल, और उसके बाद इट इज आल्सो बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, है ना? तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गया था, डीएनए इज वेरी स्टेबल, डीएनए इज वेरी स्टेबल, ये प्रूफ हो गया यहां से। ठीक है, चलिए। अब इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो प्रूफ हुआ, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि हम क्यों माने भाई कि डीएनए स्टेबल है? हो सकता है कि डीएनए नहीं आरएनए एब्जॉर्ब हो गया हो, या हो सकता है प्रोटीन एब्जॉर्ब हो गया हो, हम ये बात क्यों माने कि डीएनए ही एब्जॉर्ब हुआ है? बात में तो दम था, क्यों माने? कोई प्रूफ इसका भी दो मेरे को। अगर इतना प्रूफ करें तो ये भी प्रूफ करो कि नहीं डीएनए ही गया है। तब बायो कैरेक्टराइजेशन करना पड़ा था। तीन साइंटिस्ट थे, एवेरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी।
बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, हेडिंग बना लो। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करे थे 3 साइंटिस्ट, एवेरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी। एवेरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी, ये 3 साइंटिस्ट के साथ मतलब इन 3 साइंटिस्टों ने करा था एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ था समझो। उन्होंने क्या करा कि इस बार हीट किल्ड एस3 को कैरेक्टराइज्ड या फ्रैक्शनेटेड द हीट किल्ड एस3। जो मेरा हीट किल्ड एस3 था उसको इन्होंने फ्रैक्शनेटेड कर दिया। कैसे? उन्होंने हीट किल्ड एस3 से 3 चीज को निकाला। उसका डीएनए अलग कर लिया, उसका आरएनए अलग कर लिया और उसका प्रोटीन अलग कर लिया। ठीक है। और उसके बाद इस डीएनए को मिलाया लाइव आर2 के साथ और माइस के साथ। यहां भी सेम काम करा, लाइव आर2 और माइस के साथ मिलाया। यहां भी सेम काम करा, लाइव आर2 और माइस के साथ मिलाया। और टू हिज सरप्राइज उनको एक चीज खास देखने को मिला, और वो ये कि सिर्फ इस केस में माइस मरा। माइस डाइड एंड लाइव S3 रिकवर्ड फ्रॉम द बॉडी। यहां पे सर्वाइव्ड, यहां भी सर्वाइव कर गया। तो यहां से एक चीज और साबित हुआ कि भाई साहब आपने डाला था सिर्फ S3 का डीएनए, और देखो यहां पूरा पूरा S3 मिल रहा है। मतलब उस पूरे S3 के बारे में इंफॉर्मेशन इस डीएनए में ही था। और यही है वो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यहां पे भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, सिर्फ यही मिला। तो कुछ लोग बोले कि नहीं हो सकता है डीएनए के साथ गलती से कुछ और भी आ गया हो। साइंटिस्ट लोग बहुत ही ढीठ किस्म के प्राणी होते हैं, मानते ही नहीं एक बार में बात। बोलने को तो बोल दिए कि ठीक है, नहीं गलती से मिल गया, अब कैसे प्रूफ करें भाई? अब तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई बात हुआ है तो यू नीड टू प्रूफ इट। जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे बात खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो खैर इसको प्रूफ करने पे बात आगे बढ़ रहा था कि चलो प्रूफ करते हैं। लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस बार जो यही 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही करा एक और चीज आगे। क्या करा वो देखो, दिखा रहा हूं। उन्होंने क्या करा कि माइस लिया, R2 लिया, माइस, R2 और S3 का 3 पार्ट कर दिया। एक बार उन्होंने लिया डीएनए, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया, इसके साथ वो तो सेम ही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और S3 भी लिया, पूरा पूरा S3 लिया। ठीक है, लेकिन S3 को 3 कंडीशंस में लिया। एक बार S3 के साथ डीएनएज मिलाया, एक बार आरएनएज मिलाया, और एक बार प्रोटीएज मिलाया। अब फिर से खास बात दिखाऊं उनको। देखो ये तो कॉमन था, बट अगर S3 के साथ आप डीएनए मिला दोगे तो S3 का डीएनए गया, यहाँ पे माइस सरवाइव कर गया, क्योंकि S3 का डीएनए डैमेज कर दिया आप। अगर आप S3 के साथ डीएनए डाल रहे हो तो S3 का डीएनए तो गया, और अगर S3 का डीएनए गया तो माइस सर्वाइव्ड। उसके बाद आपने S3 के साथ आरएनए डाला तो आरएनए गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? डीएनए तो बचा हुआ है, माइस मर जाएगा। यहाँ पे भी आपने S3 के साथ प्रोटीज मिलाया तो प्रोटीन गया, डीएनए आरएनए तो बचा हुआ है, माइस मर जाएगा। तो इस बात से तो आप एकदम, आप ऑलमोस्ट हर तरीके से प्रूफ कर दिए ना, अब कि अब तो मानना ही पड़ेगा कि नहीं
यही है और कुछ हो ही नहीं सकता। ये कौन है? सोनू कुमार। यहाँ पे S3 लिविंग है बेटा, अगर डेड होता तब तो फिर सबका जरूरत नहीं पड़ता। लिविंग S3 में हमने डीएनए डाला तो उसका डीएनए गया, उसका डीएनए गया तो जाहिर सा बात है, अब S3 का डीएनए ही नहीं है तो माइस सर्वाइव करेगा, है ना। खैर, ये एक्सपेरिमेंट था। इससे तो अब ऑलमोस्ट प्रूफ ही हो गया कि भाई अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं, उनको अभी भी आरएनए पे डाउट लग रहा था कि नहीं गलती से कुछ आरएनए बच गया हो, कुछ बच गया, कुछ तो हो। अब एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि अब तो कुछ आप नहीं बोल सकते। उसका नाम था हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देखो हमारे पास 8 मिनट बचा भी है, एग्जैक्टली 8 मिनट में टॉपिक खत्म भी होगा। और इसके बाद अपन आगे कल पढ़ेंगे, है ना। अगर ये टॉपिक खत्म नहीं होगा तो अपन रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देखो, इनने जो काम करा था, अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डीएनए और आरएनए के बीच में था। प्रोटीन तो पहले ही इतना तक होते होते रेस से बाहर हो गया था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियो फेज पे करा था। बैक्टीरियो फेज पे करा था। और कौन सा बैक्टीरियो फेज? उसका नाम था T2 बैक्टीरियो फेज। बैक्टीरियो फेज एक ऐसा वायरस है विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और इस बैक्टीरियो फेज में सिर्फ दो ही चीज था, एक प्रोटीन था और एक डीएनए था। आरएनए तो इसमें था ही नहीं, तो चलो इसका खत्म। अच्छा, प्रोटीन में सल्फर होता है और डीएनए में फास्फोरस होता है। सल्फर डीएनए में नहीं होता और फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता, ये खास बात है। और उन्होंने क्या करा था कि इसको रेडियो लेबल कर दिया। रेडियो लेबल कहने का मतलब, जैसे मान लो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और अगर किसी को ये जानना हो कि मेरे बॉडी में जो ऑक्सीजन हमने लिया वो कहाँ कहाँ गया, तो ऑक्सीजन तो आप पकड़ के तो देख नहीं सकते, ये रहा ऑक्सीजन, लीजिए मिल गया। तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसको दे दिए। तो जब हम रेडियो आइसोटोप खींचेंगे ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर, तो जहां भी रहेगा वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो उससे हम ये बात पता कर सकते हैं कि मेरे बॉडी में कहाँ पे है वो। हमने क्या करा, प्रोटीन का सल्फर और डीएनए के फास्फोरस को रेडियो लेबल करा। प्रोटीन का हमने P32 सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूँ, फास्फोरस का हमने P32 आइसोटोप यूज करा। और फास्फोरस का P32, हाँ, और सल्फर का S35, ठीक है। फास्फोरस का 32 आइसोटोप और सल्फर का 35 वाला आइसोटोप, एटॉमिक मास वाला। और कैसे करा? अब मान लो मेरे आसपास ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन 16 है, तो जाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन 16 ही खींचेंगे। मेरे चारों तरफ ऑक्सीजन 14 है तो हम ऑक्सीजन 14 ही खींचेंगे, है ना। तो हमने क्या करा, इस बैक्टीरियोफेज को कई कई जनरेशन तक एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिस मीडियम में प्रोटीन, सॉरी, फास्फोरस 32 वाला था और सल्फर 35 वाला था। उल्टा ही बोल रहा हूँ यार, लिख रहा हूँ उल्टा। असल में सल्फर 35 वाला, प्रोटीन के अंदर फास्फोरस सल्फर होता है, हाँ। सल्फर 35 वाला था और फास्फोरस P32 वाला था। इस मीडियम में हमने ग्रो करा, ग्रोन इन अ मीडियम। यहाँ पे सल्फर 35 था, फास्फोरस 32 था। इससे क्या हुआ, हेलो, आफ्टर सम टाइम प्रोटीन was radio labeled with S35 and DNA with P32, ठीक है। ऐसा रेडियो लेवल हो गया था। अब हमने क्या करा, ये लिया, पकड़ा एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया लिया था एक्चुअली। या एक ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हमने एक बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया। ये आप सब जानते हो कि बैक्टीरिया जब अटैक करता है तो सबसे पहले अपना डीएनए को अंदर इंजेक्ट करता है।
उसका डीएनए इसके डीएनए के साथ, यानी इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, और इंटीग्रेट करने के बाद इस पूरे को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने दिया। इन्फेक्शन करा तो जाहिर सा बात है ये डीएनए जो उसके अंदर था वो यहाँ पहुंचेगा और इसमें इंटीग्रेट करेगा। करने दिया हमने उस, तो 3 स्टेज में हमने करा। पहले इन्फेक्शन करने दिया, फिर हमने ब्लेंडिंग कराया, इसको बहुत तेजी में रोटेट किए ताकि ये जो बैक्टीरिया इससे जुड़ा था, चिपका था, ये टूट के अलग हो जाए। अच्छा, इस वायरस को भी जान लो। ये उसका प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट, जिसमें क्या मिलेगा, S35। और ये उसके बॉडी का डीएनए है जिसमें क्या मिलेगा, P32। ठीक है, हमने इसे रोटेट कराया, है ना। पहले तो इन्फेक्ट 3 स्टेज में हुआ। पहला स्टेज वाज इन्फेक्शन, हमने इन्फेक्ट होने दिया। दूसरा स्टेज वाज ब्लेंडिंग, हमने इसे बहुत जोर जोर से घुमाया ताकि ये जो लिंक था ये लिंक टूट जाए, यहां से बैक्टीरिया अलग हो जाए, वायरस अलग हो जाए। ठीक है, और तीसरा स्टेज था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या हुआ कि दोनों सेपरेट हो गया वेट के बेसिस पे। और बाद में जब हमने चेक करा तो हमने पाया कि इस वायरस जो जो बैक्टीरिया है इसके अंदर सिर्फ P32 मिला, और जो मीडियम था उस मीडियम में मिला S35। किस में मिला, मीडियम में मिला। और P32 कहां मिला, बैक्टीरिया के बॉडी में मिला। इसका मतलब कि इस पूरे इन्फेक्शन के प्रोसेस में कहीं से भी उसका प्रोटीन अंदर गया ही नहीं है। अगर जाता बैक्टीरिया के अंदर तो जाहिर सी बात उसमें S35 मिलता, लेकिन नहीं मिला बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ P32। इससे एक खास बात था, P32 अगर मिल रहा है बैक्टीरिया के अंदर, यानी इट इज दिस डीएनए विच इज गेटिंग इनसाइड द बैक्टीरिया, है ना। और वही डीएनए उस पूरे बैक्टीरिया को अपने कंट्रोल में ले रहा है, और उसके बाद जब वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा है उसके अंदर से निकल रहा है क्या, वायरस। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर कौन, डीएनए। और अब तो ये अनइक्विवोकल प्रूफ था। ये कैसा प्रूफ था, अनइक्विवोकल प्रूफ, क्योंकि प्रोटीन पे तो कभी शक ही नहीं था और इसमें डीएनए होता नहीं है। और हमने चेक कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही अंदर गया, कहीं से भी रेडियो एक्टिव सल्फर सेल में नहीं मिला, और कहीं से भी P32 मीडियम में नहीं मिला, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया में आया था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल। यही 3 मेजर हमारा एक्सपेरिमेंट था जो आज के क्लास का था। अगले क्लास में अपन आरएनए वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो 1 मिनट में फटाफट से बोलिए, अदरवाइज विल एंड द क्लास।